प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आज कोलैप्स लोड निकालना सीखेंगे। देखिए, कोलैप्स लोड निकालने का एक बेसिक स्टेप पहले देख लीजिए, फिर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी क्वेश्चन में डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी DSI की वैल्यू निकालनी है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम लोगों को देखना है कि कितने नंबर ऑफ़ प्लेसेस पे प्लास्टिक हिंज बन सकता है। जो हमने 4 कंडीशन देखी थी, ये यहाँ पे दिखा देता हूँ दोबारा। जो हमने 4 कंडीशन ये देखी थी, ये हम लोग को चेक करना है कि क्वेश्चन में दिए गए कंडीशंस में से जो 4 कहाँ पे प्लास्टिक हिंज बन सकता है। फिर उसको हम N से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कोलैप्स करने के लिए कितने प्लास्टिक हिंज की रिक्वायरमेंट है, तो वो होता है N=R+1। अभी हम लोगों ने ये भी देखा था कंप्लीट कोलैप्स कहाँ होता है, जब N=R+1 के बराबर हो। ठीक है। फिर नंबर ऑफ मैकेनिज़्म, अगर हमारा N ज़्यादा है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज ज़्यादा बन सकती है, R+1 से ज़्यादा है, तो हमारा एक नहीं, एक से कई तरीके से वो टूट सकता है। एक मैकेनिज़्म नहीं, एक मैकेनिज़्म से कई मैकेनिज़्म में टूट सकता है। वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही मैकेनिज़्म में टूटे। तो नंबर ऑफ़ मैकेनिज़्म कितने होंगे वो डिपेंड करेगा N-R से। तो उन सभी मैकेनिज़म्स के लिए हम लोग को इंडिविजुअली कोलैप्स लोड निकालने होंगे, और जो वो कोलैप्स लोड, जो मिनिमम वैल्यू ऑफ कोलैप्स लोड होगा, उसको हम मानेंगे कि दैट विल बी आवर कोलैप्स लोड, क्योंकि उसको उसी पे फेल हो जाएगा हमारा। अगर मान लेते हैं एक से, मैं बेसिक एग्जांपल लूँ कि एक से अगर 10 वैल्यू आ रही है, 10 यूनिट आ रहा है कोलैप्स लोड का, और एक से 20 यूनिट आ रहा है, तो 10 यूनिट के ही लोड पे वो फेल हो रहा है, तो इसी को हम कोलैप्स लोड ले लेंगे। तो ये है स्टेप। अब 1 बाय 1 एक दो तरीके के क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हमारी लोडिंग कंडीशन दी है। ये एक बीम है AB, C पॉइंट पे W लोड लग रहा है जो कि मिड पॉइंट है। अब इसमें हमको कोलैप्स लोड बताना है। तो सबसे पहला क्या हम लोग को करना है कि DSI की वैल्यू निकालें, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी, जिसको R से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, हम लोग जानते हैं DSI की वैल्यू कैसे निकलती। DSI की वैल्यू होती है 3M + R - 3J, बीम वगैरह के केस में, फ्रेम बीम के केस में। तो यहाँ मेंबर कितना है, एक है। R यहाँ पे R' कर दे रहा हूँ क्योंकि R कॉमन हो जा रहा है। R' मतलब रिएक्शंस कितने हैं, रिएक्शन 3 यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा, 4 रिएक्शन, जॉइंट 2 हैं। तो 3 × 1 + 4 - 3 × जॉइंट 2, तो 6, 3 + 4 7, 7 - 6 ये 1 आ गया, R आ गया, R की वैल्यू आ गई। ठीक है। कितने हिंज बन सकते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ा था कि फिक्स सपोर्ट पे हिंज बनता है। कोई और कलर ले लेता हूँ मैं। फिक्स सपोर्ट पे हिंज बनता है तो एक हिंज यहाँ बनेगा। दूसरा, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो वहाँ बनेगा। यूडियल है नहीं तो यूडियल वाला होगा नहीं। चेंज इन क्रॉस सेक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं तो वो होगा नहीं। तो यहाँ 2 हिंज बन सकते हैं हमारे। ठीक है। तो नंबर ऑफ हिंज फॉर्म कितना हो सकता है, 2। नंबर ऑफ हिंज 2 हो सकते हैं। कोलैप्स के लिए कितने की ज़रूरत है, पॉसिबल हिंज रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, उसकी कितनी ज़रूरत है, R+1 होता है वो, R+1 2। तो यहाँ तो क्या कहते हैं, N=R+1 आ गया। तो एक तरह से ये किसका कंडीशन है, कंप्लीट कोलैप्स का कंडीशन है, कंप्लीट कोलैप्स का कंडीशन है। तो नंबर ऑफ मैकेनिज़्म यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक ही मैकेनिज़्म में हो जाएगा सब काम। बट फिर भी नंबर ऑफ मैकेनिज़्म रिक्वायर्ड या फॉर्म्ड, नंबर ऑफ मैकेनिज़्म फॉर्म्ड, M = N - R। N कितना था, N था हमारा 2, R था 1, एक ही मैकेनिज़्म बनेगा। अब वो मैकेनिज़्म बनाते हैं।
तो देखिए, एक मैं की पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, इसको नोट करके लिख लीजिएगा। कि बिटवीन, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, बिटवीन टू क्या, हिंज पॉइंट या प्लास्टिक हिंज, बिटवीन टू प्लास्टिक हिंज member is taken straight. अगर दो प्लास्टिक हिंज हैं तो उनके बीच के मेंबर को स्ट्रेट लेंगे, ये याद रखिएगा। दो प्लास्टिक हिंज के बीच के मेंबर को स्ट्रेट मानेंगे, कर्व नहीं मानेंगे। तो ठीक है, अगेन मैं बीम बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं सपोर्ट की जगह वो दिखा दे रहा हूँ, उसका एक रिएक्शन आर बी सी पॉइंट। तो हमारा एक प्लास्टिक हिंज यहाँ, एक प्लास्टिक हिंज यहाँ, ठीक है। तो ये जो होगा कुछ यहाँ से बेंड करेगा, ये यहाँ पे बेंड करेगा, फिर ये यहाँ जाके मिल जाएगा, ठीक है। अब प्लास्टिक हिंज जहाँ बन रहा है वहाँ मूवमेंट कितना होगा, मूवमेंट होगा mp। जहाँ प्लास्टिक हिंज बन रहा है वहाँ मूवमेंट होगा mp। तो ये टोटल रोटेट हुआ, अगर मैं इसको θ1 ले लूँ, ये θ2, ठीक है। तो हम लोगों को प्लास्टिक एनालिसिस जो करनी होती है, सेकेंड की पॉइंट, प्लास्टिक एनालिसिस इज डन बाय, जो हम लोग ने प्रिंसिपल पढ़ा है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क डन, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क डन। तो मतलब जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं इस पे, जैसे W हुआ, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा, और जो इंटरनल MP जनरेट हो रहा है, इंटरनल क्या है, प्लास्टिक मूवमेंट जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। तो निकालते हैं यहाँ पे। सिंस हम लोग को ये एक बेसिक बात पता होनी चाहिए कि फोर्स का तो वर्क डन हम लोग जानते हैं, वर्क डन ड्यू टू फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मूवमेंट की वजह से वर्क डन क्या होता है, मूवमेंट इनटू रोटेशन होता है। ये याद रखिएगा, जिनको नहीं पता है वो ये ध्यान देंगे। तो अब हमको ये पता चल गया कि ये जो प्लास्टिक पॉइंट है, प्लास्टिक हिंज यहाँ आ गया, ये यहीं का यहीं है, ये इनके बीच में मेंबर, ये वाला कुछ ऐसे स्ट्रेट रहेगा, ये वाला मेंबर कुछ ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, और इसके बीच में ये वाला मेंबर कुछ ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा। डायग्राम पे नहीं जाएंगे, ये स्ट्रेट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो बारी बारी निकालते हैं, चलिए। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन निकालता हूँ। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, रिएक्शंस लग रहे हैं और ये फोर्स लग रहा है। तो रिएक्शंस की वजह से तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। वैसे रिएक्शन भी एक तरह का इंटरनल फोर्स है, रिएक्शन को नहीं काउंट करेंगे, फोर्स को काउंट करेंगे। तो फोर्स की वजह से एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क डन। क्या होगा एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन होगा W इंटू ये डिस्टेंस को फॉर एग्जांपल मैं अभी y ले लेता हूँ, W इंटू वाई, ये होगा, ठीक है। इंटरनल वर्क डन की बात करें, नेचर कैसा है, नेचर अब देखेंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्क डन है, ठीक है। इंटरनल वर्क डन की बात करते हैं, इंटरनल वर्क डन। तो मैंने बोला कि जहाँ पे हिंज फॉर्म हुआ है वहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट MP लगेगा। तो ये हिंज फॉर्म हुआ है, इधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है, तो इसको रेजिस्ट करने के लिए MP कुछ ऐसे लगेगा,
ये क्योंकि अब यहाँ पे ये भी रोटेशन हुआ है, तो इसको रोटेट करने रेजिस्ट करने के लिए एम पी यहाँ लगेगा और एम पी यहाँ लगेगा। ये थीटा 2, ये थीटा 1। लेकिन क्योंकि यहाँ हिंज नहीं बना है, यहाँ हिंज नहीं फॉर्म हुआ है, तो यहाँ कोई मूवमेंट नहीं लगेगा। m इक्वल टू 0, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ हिंज नहीं बना है। तो लिखते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट ए पे एम पी इंटू थीटा 1 निगेटिव या पॉजिटिव, तो मैं ये कहूँगा कि ये क्योंकि इसको रेजिस्ट कर रहा है, इसको रेजिस्ट कर रहा है तो निगेटिव है, ठीक है, इसको रेजिस्ट कर रहा है निगेटिव है। फिर ये इसको रेजिस्ट कर रहा है थीटा 1 को सी पॉइंट पे, मैं पॉइंट फिर से दे रहा हूँ ए बी सी, इसका सी डैश हो जाएगा सी डैश पॉइंट पे ये इसको, तो फिर अगेन एम पी इंटू थीटा 1। अगेन मैं बोलूँ कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये भी रेजिस्ट कर रहा है, फिर एम पी इंटू थीटा 2, यहाँ एम की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए, टोटल वर्क डन 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे होगा, इन दोनों का सम 0, तो वर्क डन एक्सटर्नल प्लस वर्क डन इंटरनल, ये दोनों 0 होना चाहिए। तो कर देते हैं 0, ऐड करिए तो ये हो जाएगा, एक इक्वेशन बन के आएगी W इंटू वाई माइनस में एम पी इंटू थीटा 1 प्लस एम पी इंटू थीटा 1 प्लस एम पी इंटू थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको थीटा 1 थीटा 2 और y के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस कितनी थी, l/2, तो मैं क्या कह सकता हूँ, y इज इक्वल टू l/2 इंटू थीटा 1। क्या मैं ये कह सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डैश सी में, कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू y अपॉन l/2, वेयर थीटा 1 क्योंकि बहुत कम है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू y अपॉन l/2, जिसको हम 2y अपॉन l बोल सकते हैं, 2y अपॉन l बोल सकते हैं। सिमिलरली फॉर थीटा 2 ऑल्सो भी यही बात आएगी कि 2y अपॉन l। तो यहाँ से हमको एक चीज़ मिली, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 2y अपॉन l, ये बात मिल गई। रखिए सारी इक्वेशन को, सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में रखिए, तो क्या हो जाएगा, w इंटू वाई माइनस एम पी, क्योंकि थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सब बराबर है तो इनको इंटू 3 कर देंगे, इंटू 2y/l इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इधर उधर ले जाइए तो यहाँ से हमको निकल के आएगा W इज इक्वल टू 6 MP अपॉन L। ये जो W है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक मैकेनिज्म बन रहा था, ये जो W है यही है हमारा कोलैप्स लोड, यही है हमारा कोलैप्स लोड, इसको WU कर दो। सो इन दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट। अगर मल्टीपल मैकेनिज्म बनेंगे तो मल्टीपल मैकेनिज्म के लिए हम लोगों को मल्टीपल वाला ऐसे निकालना होगा, और फिर जो सबसे कम वाला होगा वो हमारा कोलैप्स लोड कहलाएगा। चलिए एक मल्टीपल वाला भी देख लेते हैं। तो चलिए ये एक हमारा बीम है जिसमें पूरा बीम जो है उसकी मूवमेंट कैपेसिटी है MP, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहेगा कि इट इज़ द यूनिफॉर्म बीम हैविंग प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी MP, देन डिटरमाइन कोलैप्स लोड WU, या अल्टीमेट लोड
WU। तो अगेन स्टेप 1 DSI निकालिए। DSI कितना आएगा, फॉर्मूला लगाओ 3m प्लस आर माइनस 3j, तो m एक ही है, 3 इंटू 1, r कितना हो गया, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 6 माइनस 2 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3 इंटू 1 3, 9 3 आ गया। यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। इस तरह के बीम वाले में एक चीज़ हम लोग को ध्यान देनी होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला क्यों रन कर गया, क्योंकि यहाँ पे जो इसका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट वाला पोर्शन आ रहा है उसके अपोजिट में कोई हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो पूरा रिएक्शन को काउंट करने में हम लोग का काम बन जा रहा था। लेकिन इस वाले केस में अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है तो यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट ईच अदर कर देंगे। तो यहाँ पे H को ना भी लो तो भी चलेगा, और बीच में कोई हॉरिजॉन्टल लोडिंग है नहीं, तो H को नहीं लेना है हम लोगों को। तो अब यहाँ पे DSI अलग आएगी, यहाँ पे DSI अलग आएगी। फिर से मैं एक बार DSI तो इसको 3m माइनस 3j प्लस आर वाले फॉर्मूले से बदल लगाइए। यहाँ देखिए कि यहाँ टोटल 3 रिएक्शन होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि बीम कनेक्शन है तो 2 रिएक्शन यहाँ से प्लस 2, और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस हमारे अब कितने होंगे, अब नंबर ऑफ़ इक्वेशन हमारे 3 नहीं होंगे, नंबर ऑफ़ इक्वेशन हमारे 2 होंगे। तो 2 होने के कारण कौन कौन से, समेशन Fy इक्वल टू 0 एंड समेशन Mx इक्वल टू 0। चलिए इस चीज़ को मैं स्ट्रक्चर में एक बार अच्छे से बता दूंगा तो वहाँ पे ध्यान रहेगा। 3m माइनस 3j वाला जो फॉर्मूला है, 3m माइनस 3j प्लस आर वाला, ये फ्रेम टाइप के स्ट्रक्चर में लगता है। यहाँ इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, हॉरिजॉन्टल फोर्स का कंपोनेंट है नहीं, तो उसकी इक्वेशन भी इस्तेमाल नहीं होगी, तो यहाँ ये नहीं लग पाएगा। तो यहाँ टोटल DSI आया हमारा 2, ठीक है। अगली बात आती है कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितने बन सकते हैं, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंजेस कितने बन सकते हैं, n की वैल्यू। तो देखिए फिक्स सपोर्ट्स पे 1 2 पॉइंट लोड के नीचे 3 4 बन सकते हैं यहाँ पे। अब प्लास्टिक हिंजेस रिक्वायर्ड फॉर कोलैप्स, PHRC कितनी होनी चाहिए, R+1 3। अब 3 से ज़्यादा है, मतलब हमारा जो n है ग्रेटर देन R+1 है, तो ये क्या है, ओवर कंप्लीट कोलैप्स है। अब मोर देन 1 वे से कोलैप्स हो सकता है, ये ओवर कंप्लीट कोलैप्स है ये। तो नंबर ऑफ मैकेनिज़्म यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैकेनिज़्म हो जाएगा m इज़ इक्वल टू n माइनस आर, दैट इज़ 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। 2 मैकेनिज़्म बनेंगे तो बनाते हैं। तो हम लोग मैकेनिज़्म 1 की बात कर रहे थे। मैकेनिज़्म 1 कैसे है कि मानते हैं प्लास्टिक हिंज, 3 ही प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड है कोलैप्स के लिए, PHRC ही हमारा 3 ही है, तो इसको इन तीनों को मैं लेके एक मैकेनिज़्म बना दिया, इन तीनों को लेके, ठीक है। अगेन इसको मैं स्ट्रेट थोड़ा बनाने की कोशिश कर देता हूँ, इन तीनों को लेके तो फिर अगेन θ1 यहाँ बना होगा, यहाँ θ2 सिमिलरली θ2 θ1। तो ये प्लास्टिक हिंज यहाँ आ चुका होगा। तो जहाँ प्लास्टिक हिंज है वहाँ मूवमेंट MP
MP MP। अब यहाँ चारों जगह MP है, तो मैं बारी बारी लिखने के बजाय एक साथ लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क डन एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल की मैं देखूँ तो 5W इंटू Y1 एंड 4W इंटू Y2। तो 5W इंटू Y1 प्लस 4W इंटू Y2, ये हो गया सेम डायरेक्शन में, इसलिए पॉजिटिव। इंटरनल देखूँ तो MP इंटू θ1 MP इंटू θ1, तो 2MP इंटू θ1 और MP इंटू θ2 MP इंटू θ2, 2MP इंटू θ2, ये बन के निकल गया। और ये टोटल वर्क डन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग Y1 Y2 θ1 θ2 में रिलेशन निकालते हैं। तो वो रिलेशन कुछ इस प्रकार निकलेगा कि ये लेंथ थी हमारी 2 मीटर, तो 2 मीटर इंटू θ1 इक्वल टू Y1, 2 मीटर इंटू θ1 इक्वल टू Y1। और क्या निकल सकता है, ये लेंथ थी 1 मीटर और ये लेंथ थी 3 मीटर, तो 4 मीटर इंटू θ2 इक्वल टू Y1, 4 मीटर इंटू θ2 इक्वल टू Y1। तो एक चीज़ तो हमको क्लियर मिल गई कि यहाँ से कि θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स θ2, θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स θ2। और मैं बात कर लूँ Y2 की भी बात कर लेता हूँ। Y2 के लिए यहाँ वाले ट्रायंगल में देखिए, Y2 की बात करूँ तो यहाँ वाले में क्या मिल जाएगा हमको, 3 इंटू θ2 इक्वल टू Y2। तो हमको सबको अगर हम θ2 के फॉर्म में रख दें तो Y2 इक्वल टू 3 टाइम्स θ2, Y1 इक्वल टू 4 टाइम्स θ2 एंड θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स θ2। तो सबको हम उसके फॉर्म में रख देते हैं। चलिए, तो 5 टाइम्स W इंटू Y1 इक्वल टू है 4 टाइम्स θ2 प्लस 4 टाइम्स W इंटू Y2 है 3 टाइम्स θ2 माइनस 2MP, θ1 इक्वल टू 2 टाइम्स θ2 प्लस 2MP θ2, जोड़िए सबको, तो ये 2MP θ2 एंड ये 2 2 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस 6MP θ2 और इधर कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 20W θ2 और 20 प्लस 12W θ2, यहाँ से ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो जाएगा θ2 गया W इक्वल टू 6MP बाई 12 प्लस 32 12 प्लस 20 32 6MP इंटू 32 डिवाइडेड बाई 32, 6MP बाई 32, ये आ गया पहला। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो 3 बाई 16 MP, ये पहला आ गया W। अभी हम लोग को ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है। अब मैकेनिज्म टू देखेंगे हम लोग। मैकेनिज्म टू क्या रहेगा कि इस हिंज और A वाली हिंज, D वाली हिंज, B वाली हिंज को फिल कराते हैं, तो कराते हैं। तो मैकेनिज्म 2 में A वाली हिंज, B वाली हिंज और D वाली हिंज, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये कुछ ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगेन अब यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं ये θ3, ये θ3, सॉरी ये θ3, ये θ4, तो ये θ4 और हर जगह MP, अगेन MP, इसको रेजिस्ट करेगा MP, इसको भी MP और इसको भी MP। तो अगेन टोटल वर्क डन इक्वल टू 0 कितना होगा
5 टाइम्स W, इसको मैं y3 कर दे रहा हूँ, इसको y4 कर दे रहा हूँ। 5W y3 प्लस 4W y4 माइनस 2 टाइम्स MP θ3 प्लस 2 टाइम्स MP θ4। अब रिलेशन निकालिए सबके बीच में, इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ भी है 0, तो हो गया। तो रिलेशन निकालते हैं। अब देखिए, ये डिस्टेंस थी 2 मीटर, ये डिस्टेंस थी 1 मीटर, ये डिस्टेंस थी 3 मीटर। तो मैं ये कह सकता हूँ y4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स θ4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स θ3। क्या मैं ये बोल सकता हूँ y4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स θ4 इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई, θ3 इज इक्वल टू θ4। दूसरा और एक चीज़ ये क्लियर होगी कि y3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स θ4 या 3 टाइम्स θ3। y3 की बात करूँ तो y3 कितना है, 2 टाइम्स इंटू θ3, 2 टाइम्स इंटू θ3 हो गया। तो रखते हैं सबकी वैल्यू, टोटल वर्क डन 5 इंटू W इंटू y3, 2 टाइम्स θ3 प्लस 4 इंटू W इंटू y4, y4 है 3 टाइम्स θ3, ठीक है, माइनस 2 MP θ3, 4 MP θ3 दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 4 MP θ3 इक्वल टू 0। सबको उधर लेते जाओ, ये हो गया 3 इंटू 4 12 10, तो ये हो गया 22 W θ3 माइनस 4 MP θ3। तो यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से W की वैल्यू आ जाएगी 2/11 MP। तो हमको W की एक वैल्यू मिली है 3/16 MP, हमको ये मिली है, और दूसरी वैल्यू मिली है 2/11। तो इन दोनों में से छोटा कौन है, ये इसको W1 कर दो, इसको W2 कर दो। तो W1 में से W2 में से मेरे हिसाब से छोटा ये है, आप कंपेयर कर लीजिएगा डिनोमिनेटर सेम करके। तो ये छोटा है, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी कोलैप्स लोड इज इक्वल टू WU या अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 2/11 MP। ये हमारा आ गया। सो इन दिस वे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगले एक वीडियो में मैं फ्रेम का सिखा दूंगा, जिसमें स्वे मैकेनिज़्म भी हम लोग देख लेंगे, तो हमारा प्लास्टिक एनालिसिस खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।